हाय व्यूअर्स, तो चलिए शुरू करते हैं काव्य और कहानी के बीच का सफ़र देर रात तक। इसका अध्याय नंबर 1। लड़की कॉफ़ी सुड़कते हुए कहती है, जाने क्यों दुख अपना सा लगता है, जैसे इसके होने से जीवन के होने का एहसास होता है, जैसे इसका होना मेरे अस्तित्व का होना है। वो कहता है, शरीर के होने का एहसास तभी होता है जब कहीं दर्द हो, नहीं तो कितनी बार ख्याल आता है कि हमारे शरीर में ये अंग भी है। जब चोट लग जाए, दर्द हो, तब उस अंग का एहसास देर तक बना रहता है। दांत का दर्द ख्याल दिलाता है दांत के होने का। पैर की उंगली में लगी चोट से सारा दुख उस छोटी सी उंगली में इकट्ठा हो जाता है, नहीं तो उस उंगली के होने का हमें ख्याल भी नहीं आता अभी तक। इसलिए दुख स्वभाव से भारी है, खींचता है, उसमें गुरुत्व है, उसमें सिकुड़न है, जबकि सुख हल्का होता है। उसमें पुलक है, रोमांच है, फैलाव है, सुख में विस्मृति का भाव है। जब हम एक ढर्रे में जीने लगते हैं तो उस ढंग से जीना हमारी आदत बन जाती है, उसी में रस आने लगता है। दुख के साथ भी ऐसा ही होता है। वो अपना सा लगता है, जैसे उससे पुराना परिचय है। जब देर तक पीठ पर कोई बैग लटका हो और आप अचानक उतारते हैं तो खालीपन सा लगने लगता है। हम हमेशा कुछ न कुछ थामना चाहते हैं, हाथ में पर्स, मोबाइल या कुछ भी। मेरी एक दोस्त है, वो अक्सर कहती है, दुख ना हो तो बेचैनी होने लगती है, सुख अनजान सा लगता है, कभी कभी डराता भी है। मैं उससे कहता हूँ, दुख से तुम्हारी पुरानी जान पहचान है, तुम दोनों में गहरी दोस्ती है। हम सभी का जीवन कामोवेश मेरी उस दोस्त की तरह है। अभी सुख से भेंट नहीं हुई भी तो थोड़ी देर के लिए। दुख ज़्यादा देर तक ठहरा, इसलिए उसकी याद देर तक रही। जिसकी याद देर तक रही उसके साथ जीना आसान हो गया। नए को जानने में खतरा है, परायेपन का एहसास है, पर जीवन में दुख का आकर्षण जीवन गति को रोक देता है। इसलिए झाड़ पोंछ के निकलना पड़ता है सफ़र पर, सुख की तलाश में। जीवन दुख से सुख की ओर गति है। जमे पहाड़ से नदी को फूटना ही होगा। पहाड़ जीवन नहीं छीन सकता। सभ्यता का जन्म नदी के किनारे पर ही होगा। लड़की मुस्कुरा देती है, जैसे उसके अंदर अभी अभी कोई नदी फूट पड़ी हो। लड़का उसे देखते हुए चाय की घूंट लगाने लगता है। इसी के साथ ये अध्याय भी समाप्त होता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसका अध्याय नंबर 2। जो है से ज़्यादा, जो नहीं है जगह छेकता है। गुलाब की पंखुड़ी का उंगलियों पर मुलायम स्पर्श देर तक नहीं ठहरता। ठहरता है देर तक कांटे का चुप जाना। हमने जब भी दिखा दो उजले दिनों के बीच एक अंधेरी रात का होना। जबकि देखा तो ऐसे भी जा सकता था कि दो रातों के बीच एक उजला दिन। हम बारिश से ऊबकर धूप की चाह करते हैं, फिर धूप से ऊबकर बारिश के लिए आसमान ताकते हैं। अकेलेपन को भूलने के लिए प्रेम करते हैं और प्रेम से ऊबकर एक रोज़ अकेले रहने दो की मांग करते हैं। भीड़ से चिढ़कर अकेले पहाड़ों पर चले जाते हैं और फिर तस्वीरों में लौटकर खुद को डिजिटल भीड़ के बीच सौंप देते हैं। दरवाज़ा खुला रहता है तो हम उसके बुलाने का इंतज़ार करते हैं, फिर खुद ही उठकर तब जाते हैं जब दरवाज़ा बंद कर लिया हो उसने। कोई पास आता है चलकर तो मुंह फेर लेते हैं, नहीं आता है तो राह ताकते हैं। जो भी मौजूद है उसको रोक नहीं पाते और जो चला गया उसके लौट आने की प्रार्थना करते हैं। प्रेम की परिभाषाएं करते हैं और प्रेम चूक जाता है। अंततः हम हारे हुए पात्र की तरह मृत्यु की कोख में समा जाते हैं। जीवन को बिना संपूर्णता से जिए हुए हम जिस रास्ते पर चलते रहे, जीवन को जी पाने का सुख उसके समानांतर रास्ते पर रहा हमेशा। सुख जीवन में एक बिजली की तरह कौंधा और दुख काले बादल की तरह फैला रहा आसमान में जीवन भर। जब शब्द नहीं पहुंचते तुम तक तो चुप्पी पहुंचाने की कोशिश करता हूँ, जैसे प्रार्थना के क्षणों में कोई ईश्वर को याद करता है। मेरा आस्तिक होना मेरे प्रेमी होने का सबूत भर है और ईश्वर मेरे लिए तुम्हारे होने की परछाई भर। जब मैं कहता हूँ, ईश्वर बारिश से नम करो पृथ्वी, मन प्यास से सूखा जा रहा है, तो यह ईश्वर से तुम्हारी याद आ रही है कहना है बस। छूट जाने पर लगता है, क्या आखिरी कोशिश में हम चूक गए? क्या जीवन असमाप्त सवालों का पिटारा नहीं है? वो कौन सा आखिरी क्षण होगा जब स्वीकार कर लेगा कि यह अंतिम कोशिश थी और तुम्हारी मुझसे दूर जाने की नियति को नहीं बदला जा सकता था? जब मैं अपने अकेले क्षणों में कहीं बैठा होता हूँ और तुम्हें अपने पास अनुपस्थित पाता हूँ तो उसी क्षण में खुद को ईश्वर से ज़्यादा शक्तिशाली मानने की कोशिश करता हूँ और ईश्वर के उस निर्णय को बदल देना चाहता हूँ।
तुम्हें पुकार कर वापस बुला लेने की एक आखिरी कोशिश करके। पर फिर ख्याल आता है जिसमें ईश्वर का कुटिल अट्टहास गूंजता है और जवाब आता है, तुम्हारा जाना मेरी आखिरी कोशिश की चूक पर नहीं, शायद तुम्हारे अंतिम निर्णय पर निर्भर था और मैं उसी क्षण काँप जाता हूँ। मेरा मन इन बातों को कभी स्वीकार नहीं करना चाहता और इस आखिरी कोशिश को अपने सबसे कठिन समय के लिए रखकर छोड़ देता हूँ हर बार। वे सच कहते हैं, एक ही समय में आप या तो प्रेम कर सकते हैं या बुद्धिमान हो सकते हैं। वो कहता है, मुझसे कुछ भी नहीं छूटता, ना वो शहर जिनकी सड़कों पर मेरी यात्राएं दर्ज हैं, दुख के क्षणों में जिन शहरों के आकाश को देख रोया हुआ हूँ और उसी क्षण बारिश की बूंदें बहा ले गई हों मेरा जमा हुआ दुख, न वो स्त्रियां जिनसे मैंने प्रेम किया, जिन्होंने मेरे कमज़ोर क्षणों में मुझे अपना प्रेम सौंपा, जिनकी हथेलियों ने मेरे सिर पर हाथ फेरे और मेरे अस्तित्व को अपने भरोसे भरे शब्दों से बढ़ा दिया, जिन्होंने कहा कि मैं बेहतर इंसान हूँ और मेरी मौजूदगी में उनके मन ने खुद को सबसे सुरक्षित पाया। न वे किताबें जो उन क्षणों में साथ रहीं मेरे, जब मैंने खुद को खूब अकेला पाया, तब मन का अंधेरा महज अंधेरा नहीं था, मृत्यु का द्वार था। जब खो जाने की पूरी संभावना थी, वो ले आई हाथ पकड़कर मुझे मेरे सुरक्षित कमरे तक। जब बंद कमरा भी कभी कभी दम घोटने लगा, तब उन्होंने कमरे की दीवार में खिड़की बनाई और आने दिया हवाओं को फेफड़ों में भर जाने को। वे उन यात्राओं पर ले गए जहाँ मैं खुद को कम बीमार महसूस करने लगा और खुद से कहा कि मुझे अब दवाओं की कम ज़रूरत है, मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। जीवन में कभी कुछ भी नहीं छूटता, पड़ा रहता है मन के किसी कोने में अनछुआ, किसी पुरानी फाइल या दराज में पड़े चिट्ठियों या तुड़े मुड़े कागज़ों की तरह। हर बार कुछ और खोजते वक्त निकल आता है बाहर और ले जाता है अपने साथ कुछ क्षण पुरानी स्मृतियों में। फिर हम आसपास टटोलते हैं किसी की मौजूदगी, उनसे बचकर छिपाते हैं उन स्मृतियों को किसी के देख लेने के भय से और रख देते हैं। फिर वहीं संभाल कर मन का वो कोना सुखद स्मृतियों को छान कर रखता है और जब वर्तमान का दुख भारी पड़ता है तो हम कई बार उन्हीं स्मृतियों की ओर लौटना चाहते हैं। वो अक्सर पूछती है, कौन है जिसकी कहानी तुम लिखते हो? मैं भी नहीं जानता, बस इतनी खबर है कि वो मुझसे लिखवाता है। वो किन क्षणों में आता है और कब लौट जाता है मुझे खबर नहीं होती। क्या ये कहानी उसकी खुद की है? मैंने कभी उससे पूछा नहीं। तुम किसी दिन पागल हो जाओगे। ईगर एलन पो का एक कथन है, आई एम अ राइटर, देयरफॉर आई एम अ नॉट सेम। इसी के साथ ये अध्याय भी समाप्त होता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसका अध्याय नंबर 3। जाड़ी की सर्दी में खुरदरी दीवार से सटकर रात बिताती मन की नंगी पीठ, अलकतरे से भी ज़्यादा काली रात से काली बिल्ली की चमचमाती आँखें, जो ठीक पास लेटी है और सिहरता ठिठुरता मन नरम रोई की गर्मी की लालच में गोद में उठा लेता है बिल्ली को। कवि, यही जीवन चुना था तुमने, चुना कहाँ, मिल गया, अब मृत्यु तक साथ जाने वाले एक अभिशाप की तरह, छोड़ दो, नहीं छूटता। लिखना जैसे शिकारी कुत्ते के मुंह को आदम खून का स्वाद लग जाना, मनुष्य के दिल को नर्म तवे पर भूनना। ठीक दुख वैसे ही भूनता था उसके दिल को। जानती हो, सरवत हुसैन ने ट्रेन के नीचे आकर खुदकुशी कर ली थी। मौत के दरिंदे में एक कशिश तो है सरवत। लोग कुछ भी कहते हों खुदकुशी के बारे में। सरवत हुसैन पाकिस्तान का एक शायर जिसे परवीन शाकिर से मोहब्बत थी। क्या खुदकुशी मोहब्बत से की थी? लड़की पूछती है। मोहब्बत तो खुद एक खुदकुशी है, लड़का जवाब देता है। भर जाएंगे जब जख्म तो आऊँगा दोबारा, मैं हार गया जंग मगर दिल नहीं हारा। वो शरबत का लिखा यह शेर गुनगुनाता हुआ शराब उड़ेलने लगा गिलास में। इसी की तरह ये अध्याय भी समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।